हेलो दोस्तों, नमस्कार। आरजे हिंदी कहानी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर कहानी पसंद आए तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। वो थी ही ऐसी बनाई गई थी, यह बताने के लिए वो कई पन्ने घिसने वाली है। डायरी के सारे पन्ने भर देने के बाद भी वो संतुष्ट नहीं थी। उसे मालूम था एक दिन दुनिया उसे कई पन्नों में देखकर अपना नजरिया बदलेगी। फिलहाल वो अपने 2 पन्नों में रहती है। उसी में उसका घर, उसके सपने और औरत का अपने होने को लेकर क्षमा प्रार्थी ना होने का विश्वास रहता है। चश्मे के अंदर वो अभी भी एक खूबसूरत लड़की थी और चश्मे के बाहर देश की जानी मानी पत्रकार, इसलिए अपने बॉस यानी संपादक को चश्मा उतार कर देखती थी। सरिता ने आज भी बॉस को सीढ़ियों पर देखा। कौन जाए लिफ्ट में, वहाँ ना तो पसीना आता है और ना बॉस को पसीना देखने का मजा। बॉस ने बिना चश्मा उतारे ही गर्दन के नीचे तक पसीने से पहले फिसलकर पसीना देख लिया था। उसकी गंध भी महसूस की और मुस्कुराकर अपने 2 पन्ने को हेलो कह दिया। सरिता केबिन में आना। बिना कुछ कहे सरिता मुस्कुराते ही बॉस के पीछे हो ली, चश्मा भी लगा लिया। अब वो पत्रकार थी। केबिन तक पहुंचने के रास्ते में जो भी स्टाफ मिलता बॉस के रुतबे को नमस्कार करता और वो नमस्कार छन छन कर सरिता के चश्मे पर चिपक रहा था। विजिटिंग कार्ड की तरह मुस्कुराहट बांटते हुए और बॉस के चेंबर में उनकी कुर्सी के सामने थी। चश्मा टेबल पर था। बातें होती रही, कुछ ऑफिस की, कुछ अपनी। बातें और भी हो सकती थी यदि रंजना बीच में न आती। रंजना सक्सेना से थोड़ी सी सीनियर थी सरिता और इस बात की थोड़ी सी ही खुशी थी उसे। बाकी खुशियों को रंजना की चालाकियों ने निगल लिया था। सच माने तो उसके लिए इस कहानी की विलेन रंजना ही थी। खैर, अभी एक औपचारिक नमस्कार सरिता को अपनी मुस्कुराहट में मिलाकर रंजना दे चुकी थी और उसे वह मुस्कुराते हुए ले भी चुकी थी। इस लेन देन का बॉस ने भी मजा लिया। यह था कहानी का एक दृश्य। जिस तरह हर आदमी की अपनी एक कहानी होती है, उस कहानी में हजारों पात्र जुड़े होते हैं, ठीक उसी तरह इन तीनों के अलावा भी इनकी जिंदगी में पात्रों की और कहानियों की कोई कमी नहीं थी। सरिता के लिए अपनी पत्रिका पावर गेम के ऑफिस की कहानी उसके अंदर बिना लिफ्ट की एक बिल्डिंग बना चुकी थी, जिसके अंतिम माले पर वो रोज चढ़ती उतरती थी। उसका बॉस यानी पत्रिका का प्रधान संपादक निरंजन कपूर और खुद सहायक संपादक और उप संपादक रंजना सक्सेना। इसके अलावा भी ऑफिस स्टाफ से भरा था, लेकिन सरिता का दिल ना किसी से भरा और ना किसी के लिए खाली हुआ। इस बार तो आप धमाल कर रही हैं। कवर स्टोरी भी चेंज हो गई है। हर बार तो आप ही छाई रहती हैं। अरे किस बात का ताना, आपने तो पहले से इतना पैर पसार रखा है कि मेरी चादर हमेशा ही छोटी पड़ जाती है। अरे काहे का पैर और काहे की चादर, आप तो पहले से हैं। आपका ही पैर और आपकी ही चादर। मैं तो 2 पन्ने के लिए लिखती हूँ। मेरी कई अच्छी स्टोरी पेंडिंग है और आप हैं कि धड़ाधड़ स्टोरी दिए जा रही हैं। सरिता जी, वो तो बॉस जाने और उनका काम जाने। निरंजन जी के मूड का कोई क्या कहे। मोहतरमा, क्या आप बताएंगे कि बॉस का मूड बनता कैसे है? रंजना और सरिता की आंखें मिली और दोनों हंसने लगे। एक की हंसी विशेष अर्थ में और दूसरे की अर्थहीन। अगल बगल में था दोनों का केबिन, बिना किसी दीवार जैसी चीज के। दोनों के चेहरे दिन भर में कई बार टकराते, दोनों भी टकराती। इस टकराहट की आवाज़ पूरे ऑफिस को कभी कभी सुनाई भी देती। अपनी सुविधा अनुसार चरित्र की परिभाषा करने वाले मर्दों के बीच रहने और काम करने के अभ्यस्त दोनों ने अपने अपने हिसाब से नजरें गढ़ ली थी। सरिता जो खेल, श्रम और प्रतिभा से जीतना चाहती थी, रंजना ने उसके लिए जीत का शॉर्टकट तलाश लिया था। रंजना जीत रही थी लगातार, सरिता हार रही थी लगातार। अच्छा चलती हूँ, रंजना ने सरिता का ध्यान तोड़ा। वो अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर लगी हुई थी। उसे इतना भी ध्यान नहीं रहा कि बड़े ध्यान से रंजना उसे पढ़ रही थी। ओके बाय। सरिता ने लंबी सांस खींची। मुझे तो अभी देरी लगेगी। रंजना जा चुकी थी। अपने लेखन में व्यस्त सरिता कुर्सी पर पीठ सीधी करते हुए औरत और औरत होने के बारे में सोचती है और धीमे धीमे रंजना को गालियां बकती है। अपना काम निपटाकर वो निरंजन के केबिन में थी। चश्मा टेबल पर था। बॉस, मेरी उत्तराखंड वाली स्टोरी का क्या कर रहे हैं आप? 3 महीने से दबा कर रखी है, हर बार कट जाती है। आप मेरे साथ ही ऐसा क्यों करते हैं? बात मजाक के लहजे में कही गई थी, जिसमें थोड़ी गंभीरता, थोड़ी मासूमियत का रंग घुला था। निरंजन ने अपनी आंखें सरिता पर टिका दी। सरिता को लगा
कहीं बॉस को बुरा तो नहीं लग रहा। उसने अपनी आवाज में शिकायत और गंभीरता का तत्व कम किया और अपने लहजे में मासूमियत और इसरार का गाढ़ा रंग घोल दिया। आप मेरा जरा भी ख्याल नहीं रखते सरते जी, हम आप ही का ख्याल रखते हैं। आप तो सब कुछ जानते हुए बात को कहां से कहां ले जाती हैं। अरे देखा है मैंने, इस बार भी आपके बॉलीवुड स्पेशल स्टोरी पर ढेर सारे पत्र आए हैं। बहलाइए मत बॉस। इस बार चेहरे की दूरी सरिता ने घटा दी थी। एसी में भी ना जाने कहां से निरंजन ने वो गंध महसूस की। टेबल पर झुकी हुई चश्मा उतारकर सामने बैठी थी सरिता। वो एक आदमी, एक बॉस, एक मर्द और एक संपादक, यानी चारों को अलग अलग हैंडल करना चाहती थी। मगर जब से रसाली यह मोटी चमड़ी वाली आई है, बॉस के सामने उसका कोई सिक्का नहीं चल पाता। सारे दांव खाली जा रहे हैं। मेरी प्रतिभा को रोज रोज परीक्षाओं से गुजरना होगा। उसे लगा यह उसकी नहीं, किसी और स्त्री के गले से निकल रही आवाज है और इरिया रही है। अरे आप तो सीरियस हो गई। बिना मतलब की हंसी सरिता को पसंद नहीं, लेकिन चूंकि यह बॉस की हंसी थी सो वो भी हंस रही थी। आज शाम क्लब में मिले, बहुत दिन हो गए हैं, साथ ड्रिंक लिए। यह बॉस का प्रस्ताव था। नहीं सर, आज नहीं, फिर कभी। अरे हाँ, आज तो मुझे भी एक पार्टी में जाना है। अपने बैग के साथ निरंजन कपूर उठ चुके थे। दोनों ऑफिस से बाहर निकले। अरे सरिता जी, आप साथ होती हैं तो लिफ्ट में जाने का मजा कहाँ है। चलिए सीढ़ियों से। सीढ़ियाँ चढ़ते उतरते एक खास अनुभव होता है। जी मुझे भी होता है। दोनों की आंखें मिली। इस बार बिना मतलब सरिता ने ठहाका लगाया। निरंजन कपूर को भी अच्छा लग रहा था। उसकी नजरें वही थी जहां होनी चाहिए। सरिता अपना तीसरा पैग लगा चुकी थी। अन्य टेबल पर भी पत्रकारों की भीड़ लगी हुई थी, लेकिन उसके साथ टेबल पर पावर गेम का कार्यकारी संपादक मिलाप चतुर्वेदी था। छोटा बॉस, कभी साथी, कभी बॉस, कभी पूरा का पूरा मर्द, कभी कुछ नहीं, अभी ड्रिंक पार्टनर, जिससे खुमारी चढ़ते ही दिल की बात की जा सके। मालूम है वो साली नकली है। तीसरे पैक के खुमार के बाद सरिता के दिल की बात जुबां पर आ गई। अच्छा, रंजना का कोई डबल रोल भी है? मिलाप ने उसे छेड़ा। देखो यार मिलाप जी, पकाओ मत। आप जानते हो मैं क्या कह रही हूँ। आप साले मर्द लोग ना एक जैसे होते हो। आप लोगों के लिए किसी भी परिभाषा में औरत एक देह भर हुई होती है। वो शुरू हो चुकी थी। चश्मा तो पहले ही बैग में डाल चुकी थी। अब वह पूरी की पूरी लड़की थी जो एक मर्द से बात कर रही थी। नशे में बहक कर नहीं, बल्कि सदियों का नशा तोड़ने की कोशिश में। आप भी तो उसी फूलझड़ी के साथ हो लेते हो। समय आने पर उसका नकली चेहरा आपको भी अच्छा लगता है। आप भी तो औरत को मर्द के थर्मामीटर से मापना चाहती हैं। मिलाप ने थर्मामीटर शब्द आराम से कहा था, लेकिन सरिता ने उसमें मर्दानी शरारत महसूस की। दोनों दूसरी बातों में आ चुके थे। पैगों की संख्या भी बढ़ रही थी, विषय बदल रहे थे। सरिता ने बैग से चश्मा निकाला। अब वो पत्रकार थी, एक औरत भी, जिसका एक घर भी था। आज प्रोडक्शन का दिन था। ऑफिस में अफरा तफरी, सब अपने अपने काम में व्यस्त। रचनात्मक व्यस्तता में मस्ती सिगरेट के धुएं की तरह निकल रही थी। सरिता आज अपने 2 पन्ने की स्टोरी को डिजाइनर से बनवा चुकी थी। वो खुश थी अपने घर कभी ना लौटने लायक बन चुकी लड़की की कहानी लिखकर। लेकिन खुशी अचानक दिमाग के पिछली आरमारी में शिफ्ट होने लगी। उसकी जानी पहचानी हमराज उदासी उसके साथ थी। आखिर उदासी भी क्या करें। सरिता ने उसे कभी अपने 2 पन्ने में जगह नहीं दी। उसकी आंखें अचानक टिक गई रंजना पर। वह अपने काम में व्यस्त थी। उसकी काजल भरी आंखें स्क्रीन पर टिकी थी। उंगलियां रह रहकर कीबोर्ड पर आगे पीछे हो रही थी। इधर सरिता गौर से देख रही थी। असली और नकली के बीच की रंजना को एक गंभीर वेशभूषा वाली झोलू पत्रकार बॉस के सामने अचानक औरत का नक्शा कैसे बन जाती है, जिसमें औरत का पूरा पता साफ साफ होता है। आज वह रंजना को आर पार देखना चाहती थी। उससे उम्र में छोटी, उससे देखने में कम सुंदर। साला सीढ़ियां मैं चढ़ूं, चश्मा मैं उतारूं, बोल्ड औरत होने की छवि मेरे और मजा लूटे। कमाल है, पता नहीं हूँ। उसके बाद लगातार अनाप शनाप सोचते हुए सरिता ने भीड़ का सामना किया। सरिता अकेले में बैठे घंटों सोचती रहती, आखिर उस लड़की में क्या है जिसने मुझे अपने वजूद को लेकर आशंका, डर और असुरक्षा से भर दिया है। क्या वह भी एक बार उन रास्तों पर चलकर देखे जिस रास्ते रंजना जा रही है,
और एक के बाद एक उपलब्धियां धड़ाधड़ उसके कदम चूम रहे हैं। दफ्तर में बैठी वो उन रास्तों के बारे में सोचती रही और तमाम पुरानी बातें रील की तरह घूमने लगी। पुराने ऑफिस में एक क्षेत्रीय अखबार में वो एक उबाऊ शाम थी। बॉस धड़धड़ाते हुए अंदर घुसे, उसकी तरफ देखकर मुस्कुराए और पास कुर्सी खींचकर बैठ गए। सरिता ने देखा उनकी तरफ, आमने सामने बैठे थे दोनों। बॉस ने अपनी हथेली उसकी जांघों पर फेरी। एक ऑफिशियल टूर बन रहा है हैदराबाद का, तुमको भेजना चाह रहा हूँ, जाओगी? टूर के नाम पर हमेशा सरिता की लार टपकती है। इस बार भी आंखें चमकी और बुझ गई। हथेली जांघों पर कस रही थी और नाखून धंस रहे थे। हैदराबाद की मीनारें धड़ से गिरी। झटके से उठी और कहा, मुझे कहीं नहीं जाना, आप संजय को भेज दें। इस इनकार के बाद वो कई दिनों तक ऑफिस में बॉस की उपेक्षा झेलती रही, मगर वो खुश थी कि उसकी जांघें सही सलामत थी। इस नए दफ्तर में बॉस ने कोई संकेत दिया नहीं। क्या वह अपनी जांघें खुद उन्हें ऑफर करे? क्या करे? उसने गाड़ी निकाली और इंडिया गेट से जनपथ और कनाट प्लेस तक कई चक्कर लगाए, मगर दिलो दिमाग में उधेड़बुन बरकरार रही। ऑफिस लौटी तो फिल्म समीक्षक पुनीत वर्मा इंतजार करते मिले। सरिता फट पड़ी, बहुत हो गया, मुझे भी कोई उपाय बताइए। आप मर्द हैं, कैसे पटाते हैं? मैं ऐसा क्या करूं कि बॉस मुझे फेवर करने लगे? वे मुस्कुराए, दोनों हाथ आडवाणी की तर्ज पर मलते हुए उचके। आप अब नहीं कर सकती सरिता जी, देर हो गई है। आपके और रंजना के बीच उम्र का फासला है, साइज की तरह उम्र भी मायने रखती है। आप मुकाबले में मत उतरिए। सरिता के पैरों तले जमीन खिसक गई। रास्ते में एक बड़ा पत्थर अचानक आ गिरा। उसने बैग उठाया और दफ्तर की सीढ़ियां उतरने लगी। यह उतरन अपनी नजरों से उतरन जाने जैसे था, जिसमें सालों लगे। सरिता कभी कभी मन को समझाती कि हो सकता है रंजना सचमुच प्रतिभाशाली हो, जेन्युइन हो, समझदार हो। थोड़ी देर ठीक रहती, रंजना के प्रति सहृदय होती, उसे चॉकलेट खाने को देती, उसकी प्रशंसक हो जाती। मगर जैसे ही बॉस उसकी स्टोरी की तारीफ करते, सरिता बौखला उठती। रंजना से बड़ा शत्रु कोई नजर नहीं आता। फोन उठाती और अपने किसी दोस्त को बताती, जोर जोर से बात करती ताकि रंजना सुन ले और उसका मूड खराब हो जाए। इसमें सरिता को आनंद आता। वो फोन पर कहती, रसाली पता नहीं कितने घर तोड़ेगी, रहती किसी के साथ है, घूमती किसी के साथ है, कोई दीन ईमान नहीं इसका, मतलब के ढेरों यार हैं इसके, सबको धोखे में रखती है, यहाँ भी नरक कर रखा है। रंजना को सब सुनाई पड़ता और कनखियों से सरिता उसके तमतमाए चेहरे को देखती और आनंदित होती। यह आनंद अवसाद में बदल जाता जब अगले दिन बॉस किसी बहाने सरिता की क्लास लगा देते। चपरासी भी गलती करे तो डांट सरिता को, कहीं कोई घटना घटे तो उसका जिम्मेवार सरिता को मान लिया जाता। यह बात धीरे धीरे सरिता समेत दफ्तर के सभी साथी समझने लगे थे। आज जो सरिता ने देखा वो सबको दिखाना चाहती थी। ऑफिस को सुनाई देने वाली आवाज आज फुसफुसाहट में बदल गई थी। बगल में काम कर रही रंजना को पहले सरिता ने ही टोका, क्या मैडम, क्या हो रहा था बॉस के केबिन में? कुछ नहीं कहा रंजना ने। कहते भी क्या? जानबूझकर सरिता आज मोटी चमड़ी में सुई गड़ाना चाह रही थी। मोटी चमड़ी को अपनी ताकत मानती थी रंजना। इसी ताकत का इस्तेमाल वो सरिता के लिए करती थी। ऑफिस में उठने वाली तेज आवाज भी उसकी मोटी चमड़ी सोख लेती थी। उसका चेहरा थोड़ा सख्त जरूर हुआ, लेकिन सरिता का सामना उसकी मोटी चमड़ी कर रही थी और सरिता उसकी मोटी चमड़ी के पार जाकर उसको औरत होने का मतलब समझाना चाहती थी। रंजना की ओढ़ी हुई सादगी की चमक खुरुज देना चाहती थी। वो क्या हुआ, बोल क्यों नहीं रही हो? आक्रामक रूप देखकर इस बार संभल नहीं पाई रंजना। कहना क्या चाहती हैं आप? तुम्हारे नहीं दिखने वाली चालाकियों के बारे में कहना चाहती हूँ। और हाँ, तुम्हारी मोटी चमड़ी बहुत ज्यादा दिनों तक सच्चाई को नहीं पचा पाएगी। रंजना अपने काम में लग गई थी जैसे कुछ हुआ ही नहीं। सरिता भी मोटी चमड़ी की हकीकत से लड़ते लड़ते अपने दो पन्ने में घुसने के लिए तैयार हो रही थी। शब्दों की चादर ओढ़कर जिंदगी के 4 हिस्सों में बिछी सरिता ने कंप्यूटर स्क्रीन पर ही अपना एक कोना ढूंढा, जहां अपने को ठीक से ओढ़ने बिछाने में उसे किसी रंजना का सामना ना करना पड़े। उसने अपना ब्लॉग बनाया जहां उसे हंसने रोने की पूरी आज़ादी थी। सीढ़ियों पर निरंजन कपूर मिले। उसके बाद वह बॉस के केबिन में थी। चश्मा टेबल पर था। यह और दिन की तरह रूटीन वर्क की तरह होता,
अगर आज नई खबर के साथ दोनों आमने सामने नहीं होते। दोनों एक दूसरे का चेहरा ओढ़कर एक दूसरे को देख रहे थे। सरिता और निरंजन टेबल के आमने सामने इस तरह बैठे थे कि दोनों का हाथ एक दूसरे को हल्का सटा हुआ था। आपकी याद तो बहुत आएगी सरिता जी, आप भी चलिए हमारे साथ। फिर यादों का क्या होगा, कुछ चीज़ें यादों में ही महफूज रहती हैं तो अच्छा है। बॉस के चेहरे की तिलमिलाहट देखकर सरिता ने महसूस किया उसका निशाना सही लगा। लगता है अब फिर से पुराने दिन लौट आएंगे। इसी बीच मिलाप चतुर्वेदी केबिन में दाखिल हुए। नमस्ते सर। हेलो सरिता जी। मिलाप के चेहरे पर असली रौनक और नकली उदासी की जबरदस्त पुताई थी। निरंजन और सरिता अपनी कुर्सियों पर सीधे बैठ गए थे। ठीक से संभलना अभी बाकी था। निरंजन कपूर अब मिलाप से मुखातिब थे। मिलाप जी, आपको बधाई हो, अब पावर गेम आपके हाथ में है। सर शुक्रिया, आपको भी बधाई हो। देश के इतने बड़े मीडिया हाउस को आपकी सेवाएं मिलने जा रही हैं। बात चलते चलते ऑफिस की यादों और हंसी ठहाकों का दौर शुरू हुआ है। एक अलग मस्ती छा रही थी सरिता पर भी। इसी बीच रंजना भी केबिन में पहुंची। आज सरिता ने पहले थोड़ी मुस्कुराहट और थोड़ी शरारत के साथ अपना नमस्कार रंजना को दिया। दोनों की आंखें मिली। रंजना ने नमस्कार भी बड़ी मीठी लगने वाली मुस्कुराहट के साथ लिया और निरंजन के साथ मिलाप ने भी इस मुस्कुराहट का भरपूर मजा लिया। मिलाप चतुर्वेदी ने रंजना के अभिवादन का जवाब भी बधाई से दिया। अरे रंजना जी, आपको ढेर सारी बधाइयाँ, आप भी बॉस के साथ जा रही हैं। सरिता ने राहत की सांस ली। चलो जान तो छूटी मोटी चमड़ी से। आज सरिता के सामने पुरानी सीढ़ियों पर नया बॉस था। आज उसने अपना चश्मा नहीं उतारा था और नए बॉस के साथ उसी पुराने केबिन में नई उम्मीदों के साथ जा रही थी। आज सामने पावर गेम के नए प्रधान संपादक मिलाप चतुर्वेदी के सामने थी। उसका चश्मा आंखों में ही था। तभी केबिन में एक खूबसूरत लड़की दाखिल होती है। मिलाप परिचय करवाते हैं। सरिता जी, आप हैं संजना शर्मा, आपकी नई सहयोगी। अब हम लोग पत्रिका को मिलकर बेहतर बनाएंगे। सरिता ने गौर से देखा अपनी नई सहयोगी को जो रंजना की जगह पर आई थी। अरे यह तो वही है। सरिता के होश उड़ गए। मोटी चमड़ी की गंध बॉस के केबिन में फैल रही थी। बॉस और मोटी चमड़ी वाली लड़की की आंखें अर्थपूर्ण ढंग से मिली। दोनों मुस्कुरा रहे थे और बेदवास सरिता को लगा मानो उसका पांव फिसला हो और वह किसी अंधेरे तिलिस्मित कुएं में जा गिरी हो। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। तो आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।